नमस्कार मित्रों, मैं विजय त्रिवेदी। देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। कुछ हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की है कि वो हमारे रिहायशी इलाकों पर भी हमला करे। उसको बचाने की, उसको रोकने की कोशिश भारतीय सेनाएं लगातार कर रही हैं। बताया जाता है, सेना की तरफ से बताया गया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं या हवाई ठिकाने हैं, जिन्हें कहना चाहिए एयरबेस, जो जिन्हें कहा जाता है, उन पर भी हमला किया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत की जो सेना है, भारत की जो फौज है, वो पाकिस्तान को हर तरीके से हराकर ही दम लेगी, उसे तोड़कर ही दम लेगी, उसकी सेना के मंसूबों को कुचलने का काम करेगी। लेकिन पाकिस्तान की ये ज़रूरत बार बार क्यों होती है? क्या ये कोशिश होती है, क्या वो प्रॉक्सी वार में जो लगातार करता रहता है भारत के खिलाफ, उससे उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाते? और क्या वो ये हिम्मत रखता है कि वो भारतीय सेना के साथ आमने सामने टकरा सके? इन सब बातों का जवाब तो अभी मिलने में वक्त लगेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, चल रहा है कि क्या जो मौजूदा सरकार है उसको इस बात का भरोसा है कि भारत के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक है। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया कि जो चुनाव हुए उसने जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है, उस पर कुछ सवालिया निशान खड़े किए थे। वैसे ये बात बेईमानी सी भी कही जा सकती। पिछले लोकसभा चुनावों को पूरा हुए करीब करीब अब 1 साल हो जाएगा। 1 साल पूरा होने के बाद है। लेकिन इस दौरान इन चुनावों को लेकर 2 महत्वपूर्ण किताबें भारत में आई। पहली किताब थी राजदीप सरदेसाई की, जिसका नाम है द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया 2024। ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को लेकर एक महत्वपूर्ण किताब है और भारत के 2024 के चुनावों में किस तरह से चुनाव लड़े गए, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड था, क्या सरकार ने जो चुनाव लड़ा उसमें तमाम तरीके की कोशिशें की गई चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन जनता ने उस चुनाव को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी का नैरेटिव चला? क्या विपक्ष का संविधान बदलने का जो नैरेटिव था उसने बड़ा काम किया? क्या ईडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? क्या सीबीआई? क्या चुनाव आयोग? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल इस किताब में पूछे गए हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। ये मोटे तौर पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर एक किताब है कि 2024 के चुनाव कैसे हुए। लेकिन अब एक नई किताब आई है, एक और मेरे मित्र आशुतोष की, जिसका नाम है रिक्लेमिंग भारत। ये किताब भी 2024 के चुनावों पर है। लेकिन राजदीप की किताब और आशुतोष की किताब में एक बड़ा फर्क है। राजदीप की किताब जहां इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर बात करती है, उस पर सवाल खड़े करती है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करती है, वहीं आशुतोष की ये किताब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करती है। राजदीप कहते हैं कि चुनाव कैसे हुए, क्या नतीजे आए, क्यों बदले, अयोध्या में क्या हुआ, वाराणसी में क्या हुआ, और ऐसे बहुत सारे चेहरों का भी वो जिक्र करते हैं जिनमें चुनावों में अचानक अनजाने तरीके से जीत हासिल की। वो अकेले लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने शानदार जीत हासिल की। और कई ऐसी जगह भी थी जहां सब कुछ था लेकिन चुनाव जीतना मुश्किल हो गया था। लेकिन आशुतोष उससे आगे जाते हैं और वो बात करते हैं कि चुनाव भले ही जीत गई हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो 240 सीटों के बाद भी एक बहुमत की सरकार के साथ इस समय देश में शासन कर रही है, सरकार चला रही है, लेकिन इन चुनावों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो भारत की है उस पर सवाल खड़े किए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उनका टाइटल रिक्लेमिंग भारत। रिक्लेमिंग भारत का मतलब क्या है? वो किस भारत को रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं? क्या ये 1200 साल पुराना भारत है जिसकी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और तमाम राइट विंग लोग किया करते हैं? या ये रिक्लेम भारत है जो 1947 के बाद आया है, जब भारत ने संविधान को लागू किया, भारत ने संविधान को स्वीकार किया? या फिर ये वो भारत को रिक्लेम करने की बात है जो 2014 से पहले था? 2014 से पहले यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले। आमतौर पर इस तरह का जिक्र नहीं होता जो इस किताब में किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आशुतोष 1947 में
जिस तरह से सरकार में बदलाव हुआ, यानी अंग्रेजों के बाद गुलामों की जो हमारी बेड़िया थी उसको टूटने के बाद एक नई सरकार बनी थी, आज़ाद भारत की सरकार बनी थी, जिसमें हम अपने नेता खुद चुन रहे थे। वो एक बड़ा बदलाव मानते हैं 1947 के चुनाव को, और दूसरा 2014 के चुनाव को। 1947 से 2014 तक का जो भारत है, क्या वो 2014 के बाद बदल गया है? क्या जो नेहरूवियन जो परंपरा है, कंसेंसस की जो परंपरा है, पॉलिटिकल कंसेंसस की परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस की परंपरा है, वो बदल गई है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये कोशिश की है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं उन पर प्रहार किया जाए? और आशुतोष इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? वो कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहिए, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, ये वीएचपी की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तो क्या 10 साल में कोई इस तरह की कोशिश हुई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? किताब में उन्होंने 10 चैप्टर्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। इन सब की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, उसमें 10 चैप्टर्स हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कोई खतरा हुआ है? इस प्रोग्राम के लॉन्च में जब बात हो रही थी तो एक बात कही गई कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पर तो खतरा हो ही रहा है, पार्लियामेंट क्या नोटिस बोर्ड बनकर रह गई है? लेकिन उसी कार्यक्रम में भारतीय संसद के ही सांसद ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट अभी नोटिस बोर्ड बनकर नहीं गई है। क्या हमारी जुडिशरी कुछ कठमुल्ला जैसी हो गई है, किसी कटघरे में खड़ी की गई है, किसी दबाव में चल रही है? क्या चुनाव आयोग दबाव में चल रहा है? एक वक्ता ने इस बात की चर्चा की, जो भी महत्वपूर्ण है, कि हमारे जो अफसर हैं, एग्जीक्यूटिव है, खासतौर से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो सरकार की गोद में बैठ गए हैं। उन्होंने कहा इससे भी बड़ा खतरा ये है कि वो ये मानते हैं कि ये सिर्फ उनकी सरकार है। क्या विश्वविद्यालयों में कुलपति बदलने से देश का सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक ढांचा बदल रहा है? अगर ऐसा सब कुछ है, सब कुछ सरकार के दबाव में चल रहा है, तो चुनाव कैसे बदल रहे हैं? चुनावों में हार जीत क्यों हो रही है? महाराष्ट्र के चुनाव को देखिए, तेलंगाना के चुनाव को देखिए, हिमाचल के चुनाव को देखिए, हरियाणा के चुनाव को देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखिए। हर बार चुनाव के नतीजे बदल रहे हैं। और आम चुनावों का भी जिक्र करें तो वो चुनाव के नतीजे भी बदले। वाराणसी के चुनावों का जिक्र आशुतोष खुद करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से जीत का अंतर कम हुआ। अगर जीत का अंतर नरेंद्र मोदी की सीट पर कम होता है तो क्या सरकार का दबाव बना हुआ था चुनाव आयोग पर? और अयोध्या, जहां पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया 22 जनवरी को, चुनावों से 4 महीने पहले, वहां भारतीय जनता पार्टी हार सकती थी, और वो भी एक सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार जीत सकते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होगी, लेकिन इस किताब को पढ़ने से आपको समझ में आ सकता है कि क्या बदल रहा है, क्योंकि उसमें एक लाइन और लिखी है कि व्हाट चेंज इन 2024 एंड व्हाट लाइज अहेड। 2024 में क्या बदला है और आगे क्या है, इस सब की चर्चा हम करेंगे। किसी दिन मौका मिला तो आशुतोष से भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, राजदीप सरदेसाई की किताब चुनावों पर और आशुतोष